मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता समस्या का समाधान क्या हो जाएगा? शुष्क कृषि विधि, वृक्षारोपण, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, सर्मोसेवन। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता समस्या का समाधान करना होगा तो खेतों में किसका प्रयोग करना होगा? जिप्सम का प्रयोग करना होगा। ठीक है, जिप्सम मिट्टी में कम मात्रा में होता है, लेकिन यह अनिवार्य तत्व होता है, समझे। मिट्टी में जिप्सम कम होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। चलिए, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रमस्तिष्क में, सेरेब्रम में, मेडुला में और फेफड़ा में। श्वसन केंद्र जो होता है ना वो फेफड़ा में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है श्वसन केंद्र? फेफड़ा में होता है। अगला, आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगरी जॉन मेंडल, डार्विन, लेमार्क और कोई नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा आधुनिक आनुवंशिकता का जनक जो है ग्रेगरी जॉन मेंडल हो जाएगा। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों में सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। नहीं, सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चहुंद्रो में और लोथल में। यह बताना है आपको। कहता है यह जो कथन था ना आपका, खोज जो हुआ था चहुंद्रो से प्राप्त हुआ था। ध्यान रखना, हड़प्पा वासी रेखीय मापन प्रणाली का जनक माना जाता है। ठीक है, रेखीय मापन प्रणाली के जनक किसको? हड़प्पा वासी को। 16 से गुनिज का प्रयोग अधिक भी करते थे। कालीबंगा से ही क्या मिला था? जोते हुए खेत का प्रमाण मिला था, समझे जो। और लोथल जानवे करते हैं सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था जो किस नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे है, गुजरात में। और आगे ध्यान रखना है, हड़प्पा से श्रमिक का कमरा भी मिला है। श्रमिक का कमरा कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिला था कौन सा वेद? औषधि एवं जादू टोना संबंधी ये सब भी चर्चा मिला था उसी वेद से जिसको आयुर्वेद कहते हैं। तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो मिला था आपका अथर्ववेद से मिला था। अथर्ववेद जो है ना वो सबसे अंतिम वेद है। अथर्ववेद कैसा वेद है? सबसे अंतिम वेद है। और अथर्ववेद को हम लोग ब्रह्म वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ गोपतनाथ ब्राह्मण है। ठीक है, और सबसे बड़ा वेद भी है, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। वर्ण शब्द का प्रयोग वैदिक युग में किस संदर्भ में किया जाता था? 4 जातियों के लिए, व्यवसाय समूह के लिए, श्रम विभाजन के संदर्भ में, आर्यों के अनार्यों के अंतर दिखाने के लिए। वर्ण का जो उल्लेख होता है 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है, समझ गए ना। ये श्रम विभाजन के संदर्भ में मिलता है। श्रम विभाजन के संदर्भ में आप लोग जाने होंगे। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में सर्वप्रथम 4 वर्ण का, ऋग्वेद के कौन में से? पुरुषसूक्त में से 4 वर्ण का प्रयोग किया गया था। कहता जिसमें था कौन था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था और क्या था? ब्राह्मण के बाद पहले शुरू से मिला दी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, एक क्या हो जाएगा आपका? शूद्र था। ब्राह्मण का सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था। सबसे ज़्यादा सम्मान किसको मिलता था? ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान मिलता था। शूद्र को कर्तव्य अधिक था और अधिकार कम था। शूद्र को कर्तव्य अधिक था और वैल्यू उसका क्या था? कम था। ऋग्वेद में 4 वर्ण जो श्रम विभाजन के आधार को दर्शाता है। इस काल में कर्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण होता है। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद में किस मंडल में आर्यों एवं अनार्यों के बीच हुए प्रसिद्ध 10 राज का युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध के बारे में चर्चा जो है ये ऋग्वेद के इसने 4 मंडल में से इसका आंसर हो जाएगा सप्तम मंडल। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में मतलब सूर्य देवता से गायत्री मंत्र जो दिया गया सावित्री सूर्य के समर्पित है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं।
ठीक है। और 90 मंडल में वनस्पति के देवता किसकी चर्चा की गई है? सोम की चर्चा की गई है। इसको भी ध्यान रखना है। किस मंडल में वनस्पति के देवता सोम की चर्चा? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था? यहाँ अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद। यहाँ जो है ना, शिशुनाग जो है अवंती को जीतकर मगध को क्या बना लिया था? हिस्सा। शिशुनाग ने बृहत का हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था, समझ गए ना। और शिशुनाग ने पाटलिपुत्रा के स्थान पर वैशाली को भी राजधानी बनाया था, ये भी ध्यान रखना है। कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्रा को फिर राजधानी बना लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। शाक्य वंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना किया था? वर्धमान, महावीर, सिद्धार्थ, अजातशत्रु और अशोक। शाक्य। चलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, शाक्य वंश के सिद्धार्थ ने एक महान धर्म की स्थापना किया था। सिद्धार्थ, ठीक है। सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म के भी स्थापना किया था, यह भी बात पता होगा आपको। और सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। और गौतम बुद्ध के जब जन्म हुई थी ना, उसके 7वें दिन उसकी माँ की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसका लालन पालन कौन किया था? उसकी माता मतलब सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। अजातशत्रु ने सर्वप्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, इसको भी ध्यान रखना है। अजातशत्रु के बारे में, सर्वप्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। और वर्धमान जो है महावीर ने जैन धर्म का स्थापना किया था, ये भी ध्यान रखना। अशोक है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपयुक्त ने दिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म की शिक्षा ले। जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में। और याद रखना, हीनयान और महायान पूछेगा किस धर्म से, तो हीनयान महायान हो जाएगा बौद्ध धर्म से, और जैन धर्म से हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में है, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, और कोई नहीं। 61 नंबर का आंसर हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। निम्नलिखित शासकों में से किसने बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान नहीं किया? बिंबिसार, अशोक, खारवेल और अजातशत्रु। यहाँ पर बौद्ध धर्म का जो है संरक्षण नहीं किया था, वो खारवेल नहीं किया था। खारवेल जैन धर्म को मानने वाले थे, याद रखना। अशोक ने तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? सतवाहन, चोल, पल्लव, चालुक्य। 63 नंबर। इसके बाद सबसे प्रभावशाली राज्य था सतवाहन। कौन था? सतवाहन था। सतवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक। सतवाहन का संस्थापक कौन था? सिमुक था संस्थापक। सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को पराजित कर सतवाहन वंश का स्थापना किया था। और पल्लव वंश के संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था, ठीक है, ध्यान है। चोल वंश के महान शासक था राजा राज प्रथम। चालुक्य वंश के महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रिंस ऑफ वेल्स की आगमन भारत में कब हुआ था? 1925, 1926, 1921, 1920। यहाँ आंसर हो जाएगा 1921। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में तीव्र विरोध किया गया। और यहाँ जो 1 अगस्त है ना, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। 1926 है। 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा की आयोग का स्थापना किया गया था। 1925 में हुआ था। अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लाइमेट इटली, लॉयड, नोबेल, चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। ये महात्मा गांधी को जो नहंगा फकीर यही कहा था, विंस्टन चर्चिल। किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता? उपनिवेशवाद के विरुद्ध, रंगभेद के विरुद्ध, सामरिक और सुधार। रंगभेद के विरुद्ध मार्टिन लूथर किंग को जानते हैं, रंगभेद के विरुद्ध। चलिए, भारत में सबसे कम वर्षा जो होता है ना, लेह में होता है। और सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है ना, वो मौसिनराम मेघालय में होता है। मौसिनराम मेघालय। और एक बात और भी ध्यान रखना कि
जो मौसिनराम मेघालय में नहीं, लेह में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है और मौसिनराम मेघालय में 11,141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगे यहाँ जो जयपुर है, जयपुर को क्या कहेंगे हम लोग? गुलाबी शहर भी कहते हैं। जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर। और ये जैसलमेर है ना, जैसलमेर, यहीं पर भारत में परमाणु परीक्षण केंद्र है। जैसलमेर में भारत का क्या, कौन सा केंद्र है? और भारत का परमाणु केंद्र और भारत का सबसे गर्म स्थान की बात करेंगे, सबसे गर्म स्थान तो वो जैसलमेर ही है। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य होकर नहीं? आपको पता होगा कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको हम लोग कहते हैं मित्र, पर, गमछा, झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जम्मू कश्मीर होगा, बताएंगे, बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर। इसे कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है? जल्दी बताइए, वेट कर रहे हैं। कंफ्यूज मत करना, इससे आंसर नहीं देंगे तो फिर कौन बनाएंगे। चलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, हिमालय और सतपुरा पहाड़ी में, उत्तरांचल प्रदेश में। शंकुधारी वन होता है ना, वो हमेशा हिमालय क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है वो? हिमालय क्षेत्र में होता है, हिमालय क्षेत्र में। शंकुधारी वृक्ष जो होता है पर्वतीय वन होता है, और शंकुधारी वृक्ष का जो होता है ना पत्ता उसका क्या होता है? उसका चौड़ा होता है। टैगा वन सदाबहार वन को कहते हैं। टैगा वन किसको कहते हैं? सदाबहार वन को कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक। देखिए, हरित क्रांति का शुरुआत जो हुआ था ना, हरित क्रांति का जनक अगर कहते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं, जिसको हम कृषि का जनक कहते हैं। विश्व स्तर पर कृषि के जनक कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। और कृषि के क्षेत्र में जो होता है ना, यही आपको बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। और नाबार्ड बैंक कहिएगा तो नाबार्ड बैंक कृषि से संबंधित है। भारत में जो होता है ना, कृषि का जनक कहते हैं डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। भारत में किसको कहते हैं कृषि का जनक? एस स्वामीनाथन कहते हैं। और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं पर। दूसरा स्थान किसका था? तो चावल का दूसरा स्थान था। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यक है लेकिन जवाब नहीं? धान तो पानी में डूबा रहता है, जूट भी पानी, मूंगफली भी पानी, लेकिन यहाँ पर अगर पानी लगेगा बट यहाँ पर जमाव नहीं होना चाहिए। चाय। मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है स्थानांतरित कृषि अवस्था का, आजीविका कृषि अवस्था का, व्यापारिक अनाज का, विशिष्ट वांग। बताइए मोनोकल्चर क्या हो जाएगा? मोनोकल्चर। मोनोकल्चर जो है ना, विशिष्ट लक्षण स्थानांतरित कृषि अवस्था है। ठीक है, विशिष्ट लक्षण स्थानांतरित कृषि अवस्था है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, भारत में खरीफ फसल उगाई जाने वाली फसल, चना, मूंग, मसूर सभी। खरीफ फसल यहाँ पर हो जाएगा आपका मूंग हो जाएगा, मूंग। याद रखना, खरीफ फसल जो होता है ना, खरीफ फसल ये मूंग आ जाएगा। खरीफ फसल किस में? मूंग। और ये एक प्रकार का कौन सा फसल है? दलहन फसल है ये। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। और जो रबी फसल होता है, रबी फसल को आप अक्टूबर नवंबर में बून दीजिए और उसको मार्च अप्रैल में क्या कर देना? उसको काट देना है। ठीक है, धान खरीफ फसल होगा कि रबी फसल होगा? धान खरीफ फसल होगा। ठीक है, और गेहूँ, दलहन ये सब रबी फसल आता है, याद रखना। चना, मसूर ये सब भी रबी फसल में आते हैं। आगे बढ़ेंगे, फसल वाला तो आप एक बार ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार का या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार का? उक्त दोनों, कोई नहीं। कॉफ़ी जो होता है ना, वो उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है। और कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम अग्रणी देश है वो ब्राज़ील है। कौन है? ब्राज़ील। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन। चाय में क्या पाया जाता है? थीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है, पाया जाने वाला रसायन। और कॉफ़ी एक प्रकार का गर्म पेय है। कॉफ़ी एक प्रकार का क्या है?
ग्राम पेय है। भारत में कर्नाटक में जो है कॉफ़ी उत्पादन होता है। ठीक है। चंबल नदी पर स्थित जलाशय किस नाम से जाना जाता है? गांधी सागर, निजाम सागर, माही सागर, गोविंद सागर। चलिए बताएंगे। चंबल नदी पर जो है स्थित जलाशय जो होता है वो गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। किस सागर से? गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। अगला, किस नदी पर पोंग बांध का निर्माण हुआ है? गंगा, ताप्ती, ब्यास, यमुना। पोंग बांध का निर्माण जो हुआ था वो ब्यास नदी पर हुआ था। ठीक है। कौन नदी पर? ब्यास। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? आपको याद होगा, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी कहाँ पड़ता है? केरल। इडुक्की परियोजना केरल। काकरापारा प्रोजेक्ट किस नदी पर है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काकरापारा वो ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी कहाँ है? उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। ठीक है, आगे ध्यान रखना। 80 नंबर, केवलादेव अभ्यारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। केवलादेव अभ्यारण्य जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? राजस्थान। बेलडीहा छत्तीसगढ़ में जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक के लिए, लौह अयस्क के लिए, लक्ष्मी विलास महल के लिए, स्थापत्य कला के लिए। ये जो है ना लौह अयस्क के लिए जो है ये नामी है, नामी ग्राम है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट निम्न में से किसमें पाया जाता है? कैंतरित चट्टान में, कैंतरित चट्टान में, आग्नेय शैल में, अवसादी शैल में, कोई नहीं। ग्रेनाइट जो पाया जाता है वो आग्नेय शैल में पाया जाता है। ठीक है, आग्नेय शैल में। अगला है, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह का नाम क्या हो जाएगा? वो विशाखापत्तनम हो जाएगा। क्या होगा उसका? विशाखापत्तनम। और भारत का जो है ना ये सबसे गहरा बंदरगाह है यही। और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कहेंगे तो वो मद्रास में। कहाँ पर है? मद्रास हो जाएगा। और भारत का यात्री बंदरगाह या प्रवेश द्वार बंदरगाह किसको कहते हैं? मुंबई को कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। बड़े बंदरगाह किसके अंतर्गत में रहता है? बड़े बंदरगाह का देखरेख संघ सरकार करती है और छोटे बंदरगाह को राज्य सरकार करती है। ये भी ध्यान रखना। भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करेगी, वो कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, मोतीलाल नेहरू, बीजी तिलक और महात्मा गांधी। ये जो कथन हो जाएगा ये हो जाएगा महात्मा गांधी का। ठीक है। 1922 में सर्वप्रथम कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, गांधी जी का था। उसके बाद कहता है एम.एन. राय ने 1934 में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किया था। चलिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? बताएंगे पहला भारतीय? तो वो था दादा भाई नौरोजी। कौन थे वो? दादा भाई नौरोजी, जिसे भारत का वयोवृद्ध नागरिक भी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? राज्य, साम्राज्य और ये क्या है? सरकार, सांसद। 86 का राज्य का अनिवार्य लक्षण है। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपति सरकार। 87 का बताएंगे आंसर क्या होगा। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण। इधर हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण, डी नंबर। 89, निम्न में से किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलेगा? निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, अलिखित संविधान और गणतंत्र। संवैधानिक सरकार का सिद्धांत, संवैधानिक सरकार का क्या हो जाएगा? सिद्धांत। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन योजना, प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना। क्या हो जाएगा? 91 नंबर। चलिए बताइए, संविधान की प्रस्तावना का आधारशिला क्या हो जाएगा? चलिए इसका हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव।
92 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? केंद्रीय मंत्री परिषद की, संसद की, उच्चतम न्यायालय की? कोई नहीं, केंद्रीय मंत्री परिषद की। अगला है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध वैधानिक प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? वैधानिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद कमेंट करेंगे आप लोग। लोकसभा के अध्यक्ष का पद का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश? कोई नहीं। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकसभा का जो है शपथ नहीं कोई दिलाता, इसका शपथ ग्रहण होता ही नहीं है। इसमें आंसर हो जाएगा कोई नहीं। रिट शब्द किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच? क्या हो जाएगा इसका आंसर? रिट, ये हो जाएगा लैटिन शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट, राज्यों में मंत्रियों की निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त होते हैं? संविधान, संघ, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल? तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो वेतन का निर्धारित होता है राज्य विधान मंडल से। 97 नंबर, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है? राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल आयुक्त द्वारा, जिलाधिकारी द्वारा? इसका जो है वेतन निर्धारित होता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा। आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची के समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976, 40वां 1978, याद रखना। शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश? शंकराचार्य का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था? वो हुआ था केरल में हुआ था। ठीक है, शंकराचार्य के कलाडी में 788 में इसमें जन्म हुआ था। ठीक ना। शंकराचार्य को अद्वैत दर्शन स्थापित किए थे। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसने संबोधित किया था? तो मोहम्मद अली, क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिन्ना हो जाएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल थे, और पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो हो जाएगा रहमत अली, याद रखना। चलिए दोस्तों, यहाँ तक रहेगा, और आप फिर कल नेक्स्ट टेस्ट का प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट टेस्ट कल डाल देंगे, और मैथ का वीडियो है वहाँ पर देख लेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर करना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और फिर कल आपको नेक्स्ट वीडियो डालेंगे।